नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। एसएफई जीडी 2025 के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप भी इस बार सिलेक्शन लेकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो प्रत्येक प्रश्न का जवाब पूरी मेहनत से देना है आपको। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न आपके सामने हिंदी का है। सबसे पहले आपको एग्जाम में भी हिंदी का क्वेश्चन हल करने हैं, उसके बाद जीके जीएस करनी है। तो क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का डॉट डॉट दिया। यहाँ पर जो खाली स्थान है, यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों में से फिल करना है। तो ऑप्शन ए पाठ दिया, या संदेश दिया, या शिक्षा दिया, या उपदेश दिया। तो साथियों आपको इन चारों विकल्पों में से छांट कर लिखना है इसमें। इसका राइट आंसर उपदेश दिया। आपको बिल्कुल भी एग्जाम में समय व्यस्त नहीं करना है। अगर टाइम को वेस्ट करो एग्जाम में, आपको हिंदी में तो बहुत कम समय देना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित अर्थ बताइए। यानी कि आपको जो वर्ड यहाँ पर दिया है पुष्कर, इसका आपको पर्यायवाची बताना है, यानी कि समानार्थी। तो ऑप्शन ए सरोवर, कमल, सूर्य, चंद्र। हर प्रश्न का आंसर कमेंट में लिखना है आपको। तो पुष्कर जो वर्ड है यानी शब्द जो है, इसका पर्यायवाची होता है सरोवर। इसका राइट आंसर क्या है? सरोवर इसका पर्यायवाची है। चलिए हम बात करते हैं कमल। आपको कमेंट में कमल के जितने भी सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची हैं उन सभी को कमेंट में लिखना है आपको। चलिए जल्दी से लिखिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके सामने जो नीचे वाक्यांश है उसके लिए आपको एक शब्द चुनना है, जैसे कि ना जीता जा सकने वाला। बाकी खंड के लिए एक शब्द चुनना है। उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर अजय। अजय का मतलब होता है ना जीता जा सकने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, जो किसी की ओर से हो, जो किसी की ओर से है, इसका विकल्प क्या होगा? प्रहरी होगा, प्रतिनिधि, मेहमान, अभिनेता। फातियों जो किसी की ओर से होता है उसको हम कहते हैं प्रतिनिधि। क्या बोलते हैं फातियों? प्रतिनिधि बोलते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में प्रतिनिधि बोलते हैं जो किसी की ओर से कोई चीज कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम करते हैं प्रस्तुत आपके सामने। देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए यहाँ पर आपको एक शब्द चुनना है, जैसे कि जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, इसको क्या बोलेंगे? जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, इसका अर्थ होगा अमूल्य। कोई वस्तु कैसी है? अमूल्य है, यानी कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसका इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर आपके सामने एक संधि है, जैसे कि बधूधन उत्सव। ये शब्द इनमें से किससे बन मिलकर इसकी फंदी हुई जो विच्छेद बनता है? तो ऑप्शन है बधोत्सव, बधुत्सव, बधोत्सव, या फिर बधुत्सव। फातियों का राइट आंसर रहने वाला है बधुत्सव। ऑप्शन भी हमारा सही है। प्रत्येक प्रश्न का देने का आंसर प्रयास करना है। देखिए अगला है दम में दम आना। इसका अर्थ क्या है? ये एक विलोम मान लो या फिर लोकोक्ति मान लो। तो दम में दम आना यानी कि शांति मिलना, इसका राइट आंसर है। अगर किसी व्यक्ति कहते नहीं दम में दम आ गई भाई साहब, तो यानी कि शांति मिली। शांति मिलती है तभी दम में दम आता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, ये एक मुहावरा है आपके सामने कि कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत या मुहावरा है। इन चारों विकल्पों में से आपको इसको छांटना है। तो कार्य करने के बाद जांचते हैं। ऑप्शन ए सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना। ऑप्शन बी पानी पीकर जाति पूछना। ऑप्शन सी अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन बी पानी पीकर जाति पूछना, अर्थात कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, त्रिभुवन शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो साथियों जो त्रिभुवन समास है इसका राइट आंसर रहने वाला है द्विग समास। कौन सा साथियों? द्विग। जो द्विग समास है इसमें क्या होता है? संख्या, पहले संख्या आती है, इसीलिए यहाँ पर त्रिभुवन यानी कि तीन भवनों का संगम, तीन भवनों को जो मिलाकर भवन बनता है उसको कहते हैं त्रिभुवन। तो इसका राइट आंसर हमारा द्विग समास रहने वाला है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो हाथी शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए हाथिन, हाथिनी, हथिनी, या फिर हाथिनी। तो साथियों इसका राइट आंसर हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हथिनी, इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, जानने की इच्छा के लिए निम्न में से
कौन सा एक शब्द है? पहले हम हिंदी को निपटाते हैं, उसके बाद जीके जीएस के प्रश्न करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। जानने की इच्छा यानी कि जिज्ञासा इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन बी, जानने की इच्छा अर्थात जिज्ञासा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जो रात्रि वर्ड है इनमें से कौन सा सही होगा, ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना, इसका राइट आंसर आत्मासर्ग। क्या होगा साथियों? आत्मासर्ग इसका राइट आंसर रहने वाला है। जो कि दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करता है उसको आत्मासर्ग कहते हैं। ये मत कहना आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब होता है यानी कि अपनी जो जान है किसी दूसरे की हवाले करना। बोलते हैं ना, यू आर अंडर अरेस्ट, जो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप गिरफ्तार हो, इसी वजह से आत्मसमर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है, यानी कि पर्यायवाची। तो यमुना का जो पर्यायवाची होता है फतेह, उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर है हमारा क्या, जो हमारा कृष्णा है, इसका राइट आंसर रहने वाला है। बाकी के अलकनंदा, देव नदी, भागीरथी, ये तीनों वर्ड जो हैं गंगा के सिनोनियम से। अगला प्रश्न आपके सामने, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो अपमान का जो विलोम होता है फतेह, जो अपमान यानी कि सत्कार यानी कि सम्मान करना, अपमान का क्या होगा? सम्मान करना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंख दिखाना यानी कि आप जानते हैं गुस्सा प्रकट करना, इसका राइट आंसर रहेगा। अगर किसी को आंख दिखाते हैं मतलब गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। देखिए आगे चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो संग्रहित शब्द जो है यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं, संग्रहित, इसका राइट आंसर ऐसा किस में है? देखिए जो संग्रहित, इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट रहने वाला है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। जीतने की इच्छा, इसका वाक्यांश क्या होगा? इसका राइट आंसर रहेगा हमारा जीतने की इच्छा यानी कि जिगीसा, ऑप्शन बी हमारा राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। ये अंतिम प्रश्न आज हिंदी का है। देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपने मेरे बात का उत्तर, ये तो गलत हो गया। आपने मेरे कविता, ये भी गलत हो गया। आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, ये हो सकता है। आपने मेरे छुट्टी, आपने मेरी होता लेकिन मेरे नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। अब चलते हैं यहाँ पे जीके जीएस की ओर, जो हमारा जीके जीएस है वहां पे चलते हैं। और चलिए देखिए, यहाँ पर जीके जीएस का पहला प्रश्न आपके सामने है, ये जीके जीएस है। देखिए, काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? जो काल चक्र फेस्टिवल है वो किस धर्म का है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, इस्लाम, सिख। तो फातियो जो काल चक्र फेस्टिवल है किसका है? ये बौद्धों का एक फेमस फेस्टिवल, इस बात को मत भूलना। काल चक्र किसका है? बौद्ध धर्म का फेस्टिवल है। आगे चलते हैं। धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो फातियो जो डांडिया फेस्टिवल है कहाँ का? ये गुजरात का एक फेमस फेस्टिवल है। और इसको कब मनाते हैं? इसको नवरात्रि के समय इसको मनाते हैं, डांडिया फेस्टिवल को। इस बात को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और जो 9 दुर्गा होती है, 9 देवी माता होती है, उनके लिए इसे फेमस रूप से मनाते हैं, फेमस। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों 1961 में जो दहेज प्रथा अधिनियम है इसको रोकने के लिए 1961 में इसको लागू किया जाता है। इस बात को मत भूलना, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है 1961। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। दुस्का किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो फातिह जो दुस्का जो खाद्य पदार्थ है कहाँ का? ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, केरल, आंध्र प्रदेश। तो फातिह दुस्का झारखंड का एक फेमस लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, ऑप्शन बी हमारा राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? इसमें से बिग क्रंच होगा या फिर खगोल विज्ञान, कॉस्मोस, सुपरनोवा। तो साथियों कॉस्मोस जो वर्ड है वो ब्रह्मांड के लिए सबसे दूसरा वर्ड है।
ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन तरीकों यानी कि प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन ए विकिरण और चालन दोनों, संवहन, चालन और विकिरण। तो साथियों विकिरण इसका राइट आंसर रहने वाला है, विकिरण, जिसमें किसी भी माध्यम की इसको आवश्यकता नहीं होती, इस बात को याद रखिए। किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो साथियों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने भारत में शासन कब किया था? यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं इन चारों विकल्पों में से इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है जल्दी से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्ट्रांग वाली। तो देखिए अगला प्रश्न आ चुका है कि भारत की पहली मुस्लिम जो महिला मुस्लिम शासक थी उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए जैविद तुर्फा, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, जहां आरा। तो साथियों भारत की पहली महिला शासिका थी जो मुस्लिम थी, उनका नाम था रजिया सुल्तान। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? इनमें से कौन सी जो है पल्लवों की राजधानी थी? इसका राइट आंसर कांचीपुरम। कांचीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी थी, इस बात को मत भूलना। बात करूं मैं पांडवों, जो पांडवों की राजधानी उसका नाम मदुरै, मदुरै पांडवों की राजधानी, इसको भी याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम आपके सामने पेश करते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? ऑप्शन ए गुप्त वंश, पल्लव वंश, मौर्य वंश, पुष्यभूति वंश। तो साथियों दिल्ली का जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है उसका निर्माण करवाया गुप्त वंश के शासकों ने, इस बात को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा किस राज्य में बनवाया गया था? साथियों जो आराम बाग है जो कि सम्राट बाबर ने बनवाया था, ये एक मुगलों का उद्यान था, बगीचा था। और ये कहां पर? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो साथियों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, जहां पर आप कहते हैं ना ताजमहल, वहीं पे। तो ताजमहल से करीब 5 किलोमीटर दूर पर ये आराम बाग जो है वहीं पर स्थित है, इस बात को याद रखना है। आगरा ही में है, इसको नोट रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो जो आगा खान पैलेस वो कहां पर? ये महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है, इस बात को नोट रखना है आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप दोस्तों कहां पर है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। साथियों जो सांची का स्तूप आप जानते हैं ये हमारा 200 के नोट पर इसकी आकृति छपी हुई है। तो ये कहां पर है? ये हमारा मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, इसको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भविष्य की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कालबेलिया नृत्य किस राज्य की यानी कि जो शैली है वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा। साथियों जो कालबेलिया डांस शैली है ये कहाँ की? ये राजस्थान की एक फेमस शैली है, इसको मत भूलना। और याद रखना कालबेलिया डांस जो है ये कहाँ का? राजस्थान का है। और ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, इस बात को मत भूलना कालबेलिया डांस को। बात करते हैं कालबेलिया की, तो ये डांस जो है इसको सपीरा डांस भी कहते हैं, इसको सपीरा डांस के नाम से जानते हैं। सपीरा डांस, सपीरा डांस भी इसको कहते हैं। देखिए चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है विल्लन ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, थाजी वास ग्लेशियर, प्रुई ग्लेशियर। तो साथियों जो विल्लन ग्लेशियर है, विल्लन वाला, और थाजी वास ग्लेशियर और प्रुई जो तीनों हैं, प्रुई ग्लेशियर, इन तीनों ग्लेशियर जो है जम्मू कश्मीर में है। लेकिन जो मिलम ग्लेशियर जो है ये कहाँ का? ये उत्तराखंड का है। जो मिलम ग्लेशियर है उत्तराखंड का। अब आप कहोगे सर ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर बेसिकली हम कहते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ चोटियां होती हैं वहां पर बर्फ जमा होती है, वो ग्लेशियर होते हैं। जब वो पिघलते हैं तो वहां से नदियों का निर्माण होता है, इसलिए उनको ग्लेशियर कहते हैं, इस बात को याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा दोस्तों? तो विश्व का सबसे हाईएस्ट पठार कौन सा? ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीकी पठार,
दक्कन का पठार, पश्चिमी पठार, तिब्बत का पठार। तो फातियों, विश्व का सबसे जो हाईएस्ट पठार उसका नाम है तिब्बत का पठार, जो कि हमारे, आप जानते हैं, ये हमारा भारत, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये हमारा भारत मान लीजिए, इसके जस्ट ऊपर नेपाल जो है उसके ऊपर तिब्बत का पठार है। यहाँ पर जो पठार जो है ये वाला, ये पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत की सबसे हाईएस्ट चोटी की बात करें तो उसका नाम K2 गॉडविन ऑफ्ट्रिन है। K2 गॉडविन ऑफ्ट्रिन जो कहाँ पर है, जो हमारे उत्तराखंड में है। K2 गॉडविन ऑफ्ट्रिन जी हमारी चोटी है, विश्व भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन इसमें कह रहा है कि विश्व भारत का सबसे ऊंचा शिखर की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर कंचनजंगा, जो हमारी कंचनजंगा चोटी है, जो कहाँ पर, ये हमारी असम में है। साथियों कहाँ पर, असम में है। और याद रखिए असम में है, लेकिन ये हमारे भारत की सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है या फिकर है। और इसकी जो ऊंचाई है 85 मीटर। हाल ही में इसकी MTS एग्जाम में हाइट पूछी गई है, 85 मीटर इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, हाँ देखिए, पेड़ रात में कौन सी गैस मुक्त करते हैं। जो पेड़ होते हैं, वृक्ष, वो रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो साथियों जो वृक्ष होते हैं रात्रि के टाइम पर वो कौन सी गैस, इसका राइट आंसर रहने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 गैस होती है उसको रात्रि में छोड़ते हैं। और हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और वृक्षों से हमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, वृक्षों से, इस बात को मत भूलना। और फटाफट से मीथेन का सूत्र क्या होता है ये आपको कमेंट में लिख देना है। मीथेन का सूत्र क्या होता है कमेंट में।